आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग अर्थशास्त्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। और जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक यानी ये सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो प्राथमिक क्षेत्रक में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकृति द्वारा जो भी मतलब वस्तु प्राप्त होता है उसका हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है क्या क्या है, एक खनन है, एक चीनी है, एक वकालत है और एक कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, चीनी क्या हमें प्रकृति से मिलता है? नहीं ना, ये सब हम लोग खुद बनाते हैं। और वकालत, अब ये वकालत थोड़े ना प्रकृति द्वारा कोई चीज है, नहीं। अब ये जो खनन होता है, खनन हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज है, ठीक है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है। और नरेगा जो है ना, ये इसका कंसेप्ट मैंने आपको कंप्लीटली बताया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो आप जान लीजिए। यहां पर देखिए नरेगा में क्या होता है कि अगर आपको 15 दिन के भीतर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको घर बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अभी आपको नरेगा में काम नहीं करना है, अभी आप पढ़ाई कीजिए और एक अच्छा खासा जॉब लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैंने पढ़ा था पहले लेकिन भूल गया था। तो इसको मैंने बहुत खोजा और ये जानते हैं कहां पर मिला हमको? क्लास 9th का इकोनॉमिक्स में। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स है जहां पर मुझे इसका आंसर मिला। देखिए क्या है सर, यहाँ पर ये उत्पादन का संगठन है और यहाँ पर बोला गया कि पहली आवश्यकता है क्या? भूमि। दूसरी आवश्यकता है क्या? श्रम। क्लियर है? तो आप तो अभी आसानी से मारेंगे उत्तर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने यहाँ पर देखा, पर पहली आवश्यकता क्या है? भूमि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है सर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। के सदस्य है, मतलब कितने देश अभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है। ऑप्शन दिया हुआ है 150, 200, 250 या फिर 300। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, यहाँ पर एक भी ऐसा आंसर नहीं है जो इसका सही होगा। इसमें अभी फिलहाल 164 मेंबर है, ठीक है। कितने देश इसमें शामिल है? 164 यानी कि 164। तो इसका आप इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए एक्चुअल में ये आपका मॉडल सेट है, भले यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है लेकिन एग्जाम में आपको मतलब मिसप्रिंट एग्जाम में नहीं होता है। और बाय चांस मान के चलिए कि एग्जाम में भी अगर आपका मिसप्रिंट आ जाता है और आपने कोई भी आंसर को मार दिया, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन का तो आंसर ही गलत है तो आप उस क्वेश्चन को कुछ मत कीजिए, छुइए ही मत उसको। लेकिन अगर आपको पता है, मतलब पता अगर नहीं है, मान के चलिए अगर आपको पता नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तब आप मान के चलिए कि आपने किसी भी ऑप्शन पर टिक कर दिया और इन द बाय चांस कि अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है। क्लियर है? तो तृतीयक क्षेत्रक से कौन यहां पर संबंधित है? तो देखिए मैंने आपको बताया था तृतीयक क्षेत्रक, मतलब तृतीयक क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। तो देखिए हमें जो बैंकिंग है ना, बैंकिंग से सेवा प्राप्त होता है, यानी ये जो बैंकिंग है ये हमारा क्या है? एक तृतीयक क्षेत्रक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है। देखिए इतना तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको केवल यही बता देता हूं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा कि देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, इसका ये सही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर ये सब जो क्वेश्चन है ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 कि केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। ये बच्चा जानता है कि अगर आप नोट को देखेंगे, किसी का भी नोट हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 100 कुछ का भी नोट हो, 1000 का हो, 2000 का हो, 500 का हो, जितना का भी नोट होगा, ठीक है, आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है आपका RBI। अगर आपको नोट में मिलेगा ही मिलेगा देखने को।
यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। बात समझ में आया? अगर एक्चुअल में इसको इंग्लिश से कहा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हिंदी से हम क्या बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। तो हर नोट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो SBI है, जहाँ पे हम लोग खाता खुलवाते हैं और पैसा वैसा जमा करते हैं, ये SBI थोड़े ना रहता है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में मेरा ये जो पेन जो है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। कब क्या प्रॉब्लम आया, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे वीडियो बनाने में अभी फिलहाल। खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। देखिए ऑटोमेटिक लिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास यहाँ पर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में क्या होता है, अल्प बेरोजगारी होता है या फिर दीर्घ बेरोजगारी होता है। तो देखिए कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होते हैं कृषि क्षेत्र के, तो इसमें अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, इसमें अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अल्प बेरोजगारी कैसे पाया जाता है, इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए कृषि क्षेत्र है, जब एक बार मान के चलिए कोई भी फसल करेंगे तो देखिए मौसम में फसल किया जाता है, मतलब उसमें क्या होता है कि गैपिंग कम रहता है, मतलब आप तो कृषि क्षेत्र में ही बिजी रहेंगे, इसलिए वहां पे क्या होता है कि अल्प बेरोजगारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि ऋण से क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों, ऋण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण मतलब कर्जा भी होता है, इसको साख भी बोलते हैं, इसको उधार बोलते हैं, लोन बोलते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण शब्दों में ऋण का अर्थ है कर्ज। जिससे हम कर्जा लेते हैं तो जो कर्जा हुआ, जो कर्ज हुआ, उसी को हम लोग ऋण बोलते हैं। जो कुछ शर्तों पर, कुछ शर्त रहता है, कुछ ब्याज रहता है, कुछ इंटरेस्ट रहता है, शर्तों पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्लियर है बात, समझ में आया? जैसे आपको लोन चाहिए, आप मेरे पास आइएगा, लोन लेने कहाँ जाता है आदमी, या तो किसी साहूकार के पास जाएगा, किसी आदमी के पास लेगा, किसी बैंक के पास लेगा। लेकिन आप लोन कब लिया जाता है, लोन कोई भी आदमी कब लेता है, जब उसका कुछ जरूरत हो, तो जरूरत के टाइम में वो लोन लेता है। और लोन लेने के टाइम कुछ शर्त होता है, कुछ आपको इंटरेस्ट लगता है, कुछ ब्याज देना पड़ता है उसको। क्लियर है? तो ये रहा ऋण का डेफिनेशन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। क्लियर है? मतलब अब जब देश का जो भी अर्थव्यवस्था रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था को जब हम लोग विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात बाहर की कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सके और भारत की कंपनियां बाहर जाकर व्यापार कर सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। मतलब कोई बाहर का कंपनी आकर भारत में व्यापार करेगा और भारत का कंपनी कहीं और जाकर व्यापार करेगा, बाहर जाकर कोई दूसरे देश जाकर व्यापार करेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण के उदाहरण के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, परंतु इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के कुछ अंग भारत और अन्य कई देशों में बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर बात, समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गया, जैसे अभी हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में हम लोग का जो उसमें सॉफ्टवेयर है क्या है, एंड्रॉयड है। तो यहाँ पर जो आपका पीसी यानी कि जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अमेरिका में है। क्लियर है? और माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा पार्ट भारत में और बहुत सारे देश में बनते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट को लगभग माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको लगभग पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करते हैं, पूरा दुनिया इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये था वैश्वीकरण का आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास यहाँ पर कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्र है उसमें रोजगार में वृद्धि किस टाइप से किया जा सकता है, इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि निम्न प्रकार से की जा सकती है। क्या क्या प्रकार है? पहला पॉइंट देखिए कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए मोदी जी जो है वो कौशल विकास बोलते रहते हैं। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में अगर हमें रोजगार में वृद्धि कराना है तो कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। जो पर्यटन है, पर्यटन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। इस क्षेत्र में सरकार की सहायता की आवश्यकता है। बात समझ में आया? देखिए जो पर्यटन है, सूचना प्रौद्योगिकी, ऐसा जो सेवा क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हमें क्या, सरकार की सहायता चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर हेल्प चाहिए हमें। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर, मतलब अगला पॉइंट क्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहां पर देखिए एक पॉइंट है थोड़ा, यहां पर
टाइपिंग के टाइम ये वाला इधर ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपका और एक पॉइंट है कि विद्युत आपूर्ति, यातायात सेवा और कच्चे माल के समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि जो उद्योग क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं वह भी ठीक से उत्पादन करें। बात समझ में आया कि जो विद्युत आपूर्ति है, यातायात सेवा है और जो कच्चे माल का जो भी समस्या है उसको दूर करना चाहिए ताकि जो उद्योग मतलब क्षमता से भी कम जो उत्पादन कर रहे हैं वो ठीक ढंग से उत्पादन कर सके। अगला पॉइंट देखिए, हमारा लास्ट पॉइंट है क्या है कि शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े मॉल, उद्योग एवं कारखाने लगवाना चाहिए। बात समझ में आया, तब ना वहां पर रोजगार बढ़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अथवा में यहां पर और एक क्वेश्चन देखिए, यहां पर और लिखा हुआ है। क्लियर है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। मतलब मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत किस प्रकार से आती है, इस चीज को आपको बताना है। देखिए जब आपको और या फिर अथवा मिल जाता है तो या तो आप मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर नीचे वाले, जो मन है आप वही दे सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है कि पहले के जमाने में मुद्रा नहीं थी, उस समय किसी वस्तु को लेने के लिए दूसरा वस्तु देना पड़ता था, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। मतलब आपको अगर कोई दूसरा चीज, मतलब आपको कोई एक वस्तु चाहिए, आपके पास कोई एक वस्तु है तो आप उसे उस वस्तु को दे देंगे और आप क्या करेंगे, उनसे वह वस्तु ले लेंगे। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। क्लियर है, वस्तु विनिमय आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को नहीं सुलझा पाती है, जबकि मुद्रा जो पैसा है, मतलब मुद्रा है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बड़ी आसानी से सुलझाती है। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आती है। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है, बस आपको ये लिखना है। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये जो आंसर मैंने आपको बताया ना, यहां से आप और एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि मुद्रा वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार से सुलझाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर भी आप यही आंसर को लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 और ये 5 मार्क्स में है, यानी कि 5 नंबर में है। क्या है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संगठित देख लेते हैं, फिर असंगठित देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा कहानी है, मैं आपको समझा देता हूं यहीं पर। जैसे कि मान के चलिए 2 आदमी है, ये हमारा एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है, और मान के चलिए कि यहाँ पर और एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पर और एक आदमी है, 2 आदमी है। अब मान के चलिए कि ये कोई एक मतलब सरकारी नौकरी करता है, ये जो आदमी है ये क्या करता है, सरकारी नौकरी करता है। और मान के चलिए कि ये क्या है, एक लेबर है, कोई भी मतलब लेबर का काम करता है। इसको थोड़ा सूट बूट पहना देते हैं ना, सरकारी कर्मचारी है तो उसको सूट हमने पहना दिया। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समझिए चीजों को। अभी जो सरकारी नौकरी वाला होगा अब और ये जो लेबर होगा, दोनों में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए अंतर मैं आपको बताता हूं। ये जो सरकारी वाला जो सरकारी नौकरी जो करेगा, इसका वेतन ज्यादा होगा, इसका वेतन कम होगा। इसका जो काम होगा मतलब थोड़ा सॉफ्ट काम होगा, मतलब कोई मतलब हार्ड वर्क नहीं होगा इसका, और लेबर के लिए बहुत ही हार्ड वर्क होगा। जो सरकारी नौकरी वाला है इसका तो काम फिक्स है, ये जाएगा काम करेगा घर आएगा, लेकिन लेबर का कोई भी काम फिक्स नहीं होता, ये मतलब काम ढूंढना पड़ेगा इसको। जो सरकारी नौकरी वाला होता है इसका टाइम फिक्स है कि तुमको इतना टाइम से इतना टाइम तक काम करना है, लेकिन लेबर का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आप जिस हिसाब से काम कीजिएगा आपको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। जो सरकारी नौकरी वाला आदमी है इसको रहने के लिए घर मतलब लॉज वगैरह सब कुछ दिया जाता है, लेबर को कोई लॉज घर नहीं दिया जाता है। सरकारी नौकरी वाला जो आदमी है देखिए इसको क्या होगा, मतलब इसको छुट्टी भी मिलता है और लेबर को कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अभी जो सरकारी वाला आदमी है, ठीक है, सरकारी वाला जो आदमी है इसको क्या होगा, जब इसका तबियत खराब वगैरह हो जाता है तो इसको क्या होता है, वहां से मतलब इलाज कराने का भी पैसा मिलता है, लेकिन लेबर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा तबियत खराब है तो तुमको ठीक होना है तो हो, नहीं तो भाड़ में जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। तो यही डिफरेंस को हम लोग, यही अंतर को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से लिख के। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने साफ सब लिखा हुआ है, क्या होता है देखिए। संगठित क्षेत्र में मतलब ये जो हो गया, ये जो हमारा सरकारी नौकरी वाला हो गया, ये हमारा संगठित क्षेत्र में आ गया। किसमें आ गया, संगठित क्षेत्र में आ गया, ठीक है। और ये जो हो गया ये हमारा असंगठित क्षेत्र में चल गया, ये हमारा असंगठित क्षेत्र में चल गया। तो ये है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का कहानी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो सरकारी नौकरी वाला उसके पास तो काम मतलब फिक्स होता है, तो संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम सुनिश्चित होता है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, मतलब सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। इस क्षेत्र में लोगों को अच्छा वेतन एवं बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, मैंने आपको बता दिया। इस क्षेत्र में लोगों को एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोगों को चिकित्सा कराने के लिए पैसा भी मिलता है। इस क्षेत्र में लोगों को रविवार में एवं किसी विशेष त्योहार में छुट्टी भी मिलती है। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, असंगठित क्षेत्र का बात कर लेते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम सुनिश्चित नहीं होता है, मतलब काम इन लोगों के पास फिक्स नहीं है। असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है, मतलब सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। इस क्षेत्र में लोगों को ना तो अच्छा वेतन मिलता है और ना ही कुछ सुविधाएं मिलती है। इस क्षेत्र में आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, मतलब जिस हिसाब से काम किया जाएगा उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा।
इस क्षेत्र में लोगों को काम करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है, जितना काम किया जाता है उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। क्लियर है। इसमें लोगों को चिकित्सा कराने के लिए पैसा नहीं मिलता है। क्लियर है। इस क्षेत्र में लोगों को रविवार में एवं किसी विशेष त्योहार में कोई छुट्टी नहीं मिलती है। क्लियर है। समझ में आया। सिंपल सा तो चीज है कि समझना क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और देखिए हमारे पास और एक क्वेश्चन है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहानी खत्म। क्या है क्वेश्चन कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है, व्याख्या करें। मतलब जो तृतीयक क्षेत्रक है या अन्य दोनों क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों से क्या है, अलग है। तो कैसे है इस चीज को आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसके आंसर को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके आंसर को दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इसके आंसर को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आई बटन है ना, इस आई बटन में भी मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को दे दूंगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और एक सुंदर सा प्यारा सा कॉमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं। आपका एक कॉमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप कॉमेंट करेंगे अच्छा सा तो हम लोग और मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।